and authentic information. घर घर जल, हर घर नल बना रहा भारत और भारतीयों का बेहतर कल। 2019 से देश को मिला वो मंत्रालय जिसने वादा किया हर घर जल का। मंत्रालय गंगा सफाई से लेकर हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए की गई शुरुआत का हिस्सा था। आज गोवा और दादर और नगर हवेली नमस्कार, आप डीडी न्यूज देख रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबरों पर हम लगातार बने हुए हैं। आज की बड़ी खबर संसद भवन से अंतरिम बजट सरकार ने पेश किया। चुनाव से पहले, यानी कि अब जो चुनाव होगा 2024 का, उससे पहले ये मोदी सरकार का 10वां बजट है एक तरह से, और ये अंतरिम बजट है क्योंकि 3 महीने के लिए सरकार ने एक तरह से अपना जो खर्च है वो संसद से अप्रूव कराने के उद्देश्य से इस बजट को पेश किया। जुलाई में एक बार फिर से बजट पेश होगा, लेकिन जिस तरह से सरकार ने जिस आउटलाइन को लेकर यह बजट पेश किया है उससे साफ तौर पर है कि सरकार का पूरा फोकस अर्थव्यवस्था को मजबूती देना, और जिस तरह से पिछले 10 साल से अर्थव्यवस्था एक एक कदम आगे बढ़ रही है और दुनिया को जो मैसेज देने की कोशिश है कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमी, भारत की राजनीति जो है वो स्टेबल है और दुनिया यहां को एक अच्छे निवेशक के रूप में भारत में आए, ये जो तमाम मैसेज से सरकार ने देने की कोशिश की है। लेकिन बड़ी खबरें सिर्फ संसद भवन से नहीं है, बल्कि आज काशी से भी बड़ी खबर है और झारखंड में भी लगातार पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहे हैं। उन सब पर हम अपडेट आपको देते रहेंगे। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव, मेरे साथ मेरी सहयोगी रमा है। नमस्कार। और बेहद अहम ये हो जाता है बताना कि जो ये अंतरिम बजट है ये खास क्यों है। ये सरकार की दिशा है विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने को, सर्वस्पर्शी और समावेशी बजट के रूप में इसे देखा जा रहा है। किस तरह इसकी जानकारी भी देंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट को बताया ऐतिहासिक, कहा यह बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट, विकसित भारत के 4 स्तंभों युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को करेगा सशक्त। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए अंतरिम बजट लोकसभा में पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन, 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ देश के सर्वांगीण और समावेशी विकास पर जोर। वित्त मंत्री ने गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों की आकांक्षा और कल्याण को बताया सबसे बड़ी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे 2 करोड़ घर। जीडीपी यानी गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस पर सरकार का ध्यान। अंतरिम बजट का सबसे बड़ा फोकस बुनियादी ढांचे पर। अगले साल 11% से ज्यादा होगा खर्च। बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च 10 लाख करोड़ से बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए। 3 प्रमुख रेल कॉरिडोर की योजना। महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक बजट, लखपति दीदी योजना का लाभ 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का ऐलान। आयुष्मान योजना के तहत आशा, आंगनवाड़ी और सहायिकाओं को लाने का लक्ष्य। वित्त मंत्री ने कहा टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं, लेकिन वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का फैसला। पुराने विवादों को सुलझाने के कदम से 1 करोड़ से अधिक करदाताओं को होगा फायदा। केंद्रीय कैबिनेट ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के विस्तार को दी मंजूरी। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी योजना को मिली मंजूरी। परिधान या परिधान के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों और लेवी में छूट की योजना रहेगी जारी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से नहीं मिली कोई राहत।
ज्ञानवापी के एक तहखाने में पूजा की इजाजत के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। चीफ जस्टिस ने दस्तावेज देखने के बाद मुस्लिम पक्ष से हाई कोर्ट जाने को कहा। और अयोध्या धाम में तीर्थयात्रियों के आगमन को सुविधाजनक बनाने के लिए आज से 8 नए उड़ान मार्ग अयोध्या को दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई और बेंगलुरु से जोड़ेंगे नए उड़ान मार्ग। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अंतरिम बजट से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें। तो विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए अंतरिम बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ सरकार का सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास पर जोर है। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंतरिम बजट की मुख्य बातें क्या क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2.0 का अंतिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट 2024-25 में देश के विकास पर खर्च होंगे 47,66,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में टैक्स प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं करने की घोषणा की। आयकर और जीएसटी की दरें यथावत बनी रहेंगी। अंतरिम बजट में वित्तीय अनुशासन पर दिखा जोर। चालू वित्त वर्ष में देश का वित्तीय घाटा जीडीपी का 5.8% रहने का अनुमान। 2024-25 में इसे 5.1% के स्तर पर लाने का लक्ष्य। 2024-25 का सबसे बड़ा फोकस बुनियादी ढांचे पर। अगले साल बुनियादी ढांचे पर सरकार 11.1% ज्यादा खर्च करेगी। बुनियादी ढांचे पर खर्च 10 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 11,11,111 करोड़ रुपए होगा। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में किया बड़ा ऐलान। कहा जुलाई में आने वाले पूर्ण बजट में सरकार जारी करेगी अमृत काल में विकसित भारत 2047 की आर्थिक रणनीति। अमृत काल में सरकार की आर्थिक नीतियों का फोकस निवेश और उत्पादकता को बढ़ावा देने के साथ साथ रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर। साथ ही प्रधानमंत्री के पंचामृत लक्ष्यों के लिए बनाई जाएगी आर्थिक रणनीति। महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक बजट। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री की लाडली लखपति दीदी योजना का लाभ 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाओं तक पहुंचाने का ऐलान किया। आयुष्मान योजना के तहत आशा, आंगनवाड़ी और सहायिकाओं को लाने का लक्ष्य। वित्त मंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए की बड़ी घोषणाएं। देश में दुग्ध उत्पादन, मत्स्य संपदा के फोकस के साथ साथ आत्मनिर्भर तिलहन अभियान की होगी शुरुआत। देश के बजट में सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के साथ आगे बढ़ रही है सरकार। आर्थिक नीतियों के केंद्र में सिर्फ 4 जातियों, गरीब, महिलाओं, युवाओं और अन्नदाता पर फोकस। 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से छुटकारा दिलाया गया। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए बजट में किया गया बड़ा ऐलान। अब देश के 1 करोड़ परिवार 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का उठा सकेंगे लाभ। हर साल ऐसे परिवारों को 15,000 से 18,000 रुपए की होगी बचत। किराए के मकान में रहने वाले और झुग्गी झोपड़ी और चाल और अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अपना घर खरीदने के लिए सरकार लाएगी नई योजना। अमृतकाल में टेक्नोलॉजी से जुड़े युवाओं को 50 सालों के लिए बिना किसी ब्याज पर मिलेगा कर्ज। सरकार युवा शक्ति और प्रौद्योगिकी पर फोकस करने के लिए 50 सालों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के नए फंड का करेगी निर्माण। रक्षा क्षेत्र में नई तकनीक और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए इस साल के बजट में नई योजना की होगी शुरुआत। देश को मिला अब तक का सबसे बड़ा 6.2 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट। रेलवे पर भी दिखा बजट का फोकस। वित्त मंत्री ने किया 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रम की योजना का ऐलान। 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत की तर्ज पर बनाया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेगी फोकस। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में इलेक्ट्रिक बसेस को मिलेगी प्राथमिकता। डिजिटल पेमेंट को भी दिया जाएगा बढ़ावा। देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को लंबी अवधि के लिए मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज। लक्षद्वीप सहित सभी द्वीप समूहों में पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के जरिए रोजगार सृजन को दिया जाएगा बढ़ावा।
विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकारों को केंद्र से मिलेगी मदद। 50 सालों के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। स्टार्टअप्स और सॉवरेन फंड के साथ साथ पेंशन फंड के निवेश पर वित्त मंत्री ने आयकर छूट की समय सीमा 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2025 करने का किया ऐलान। आर्थिक मोर्चे पर 2014 से पहले की आर्थिक नीतियों और उसके बाद घरेलू और वैश्विक स्तर पर आर्थिक संकटों का सामना करने के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर वित्त मंत्री ने संसद में श्वेत पत्र लाने का किया ऐलान। राष्ट्र प्रथम के मजबूत विश्वास के साथ देश में निवेश, रोजगार और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने सर्व समावेशी अंतरिम बजट 2024-25 लोकसभा के पटल पर रखा। तो ये जो है प्रमुख बजट के जो बिंदु थे वो हमने आपको बताया, और इस वक्त हमारे साथ बजट पर लगातार चर्चा करने के लिए हम बजट पर आपको लगातार अपडेट भी देते रहेंगे। जो प्रतिक्रियाएं आ रही है देश से वो भी आपको बताते रहेंगे, और साथ साथ हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं। बता दें शुभमय भट्टाचार्य हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, वो इसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी जुड़े हैं, IIFT से जुड़े हैं, और वरिष्ठ जो है इकोनॉमिस्ट हैं अनिल भारद्वाज जी जुड़े हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं FISME के। अनिल भारद्वाज जी, पहला कमेंट आपसे, आप कुल मिलाकर इस बजट को किस दिशा की ओर बढ़ता हुआ बजट मानते हैं? क्योंकि ये है तो अंतरिम बजट ही, लेकिन इसमें पुख्ता चीजें क्या दिखती हैं? जी, अच्छा माफ कीजिएगा, अभी अनिल जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। मैं मनोज जी जुड़े हुए इस वक्त, मनोज चौधरी जी VC है गति शक्ति विश्वविद्यालय के। जी माफी चाहता हूं मनोज जी, आपका कमेंट पहला इस पूरे बजट को लेकर। हालांकि ये अंतरिम बजट है, जैसा कि हम सबको पता है, पर इस बजट में एक ब्लूप्रिंट ऑफ द इंटेंट बिल्कुल क्लियरली दिखता है। और जैसा कि वित्त मंत्री जी ने ये भी बताया कि आने वाले पूर्ण बजट में देयर विल बी ए रोड मैप, पूरी तरह से विकसित भारत की रोड मैप प्रस्तुत की जाएगी। पर्टिकुलरली अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे पिछले 3-4-5 सालों में जितना काम हुआ है, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट के अंदर भी बहुत स्ट्रांग इंटेंट भी दिखाया गया है, कमिटमेंट भी दिखाया गया है। स्पेसिफिकली रेलवे का अगर आप देखें तो इसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर्स प्रपोज्ड हैं उसके अंदर में। उसके अलावा यहाँ पे फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन को और बढ़ाने के लिए और हाई डेंसिटी जो जहाँ पे रूट्स हैं उसको डीकंजेस्ट करने के लिए हो, या पोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि किस तरह पैसेंजर कन्वीनियंस और कंफर्ट को बढ़ाने के लिए 40,000 बोगीज़ को वंदे भारत के स्टैंडर्ड के ऊपर लाया जाएगा। एविएशन सेक्टर में भी यही बताया गया है कि जिस तरह की ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल हो गए हमारे एयरपोर्ट साइज, तो किस तरह से हम आगे बढ़ते हुए इसमें एयरपोर्ट सेक्टर में आगे बढ़ेंगे। ब्लू इकोनॉमी के ऊपर में बताया गया है कि हम किस तरह से मैरीटाइम सेक्टर में आगे बढ़ेंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है, हालांकि ये वोट एंड अकाउंट बोलो, इंटरिम बजट बोलो, बट एक स्ट्रॉन्ग ब्लूप्रिंट जो होना चाहिए, जो सरकार का इंटेंट है, उसको उन्होंने बहुत ही क्लियरली रीएम्फेसाइज किया है। और जो पिछले 10 सालों में प्रगति हुई है उसको और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, विकसित भारत को जो कि एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल मैनर में आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट और इंटेंट इसमें दिखाया गया है। मनोज जी जो आप कह रहे हैं, क्योंकि जो है सरकार की जो एक कमिटमेंट है, संकल्प शक्ति दिखती है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम शुरू से देख रहे हैं रेलवे को लेकर, पोर्ट को लेकर, और जो है हाईवेज को लेकर इस सरकार का फोकस हमेशा से रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगला, क्योंकि ये सरकार तो ये एक तरह से जो रोड मैप दे रही है वो 2047 तक का दे रही है, तो हम कह सकते हैं कि 2047 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो पूरा फोकस रहने वाला है, जो एक रोड मैप है, वो सरकार ने उसको अनरोल कर दिया। नहीं, मेरा ये कहना है कि सरकार जिस दिशा में पिछले कई सालों से आगे बढ़ रही थी, उसको एक और स्ट्रांग पॉजिटिव मैसेज अपने इंटरिम बजट में दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब पूर्ण बजट पेश होगा, जैसा वित्त मंत्री ने बताया कि वो विकसित भारत के रोड मैप को और क्लियरली पूर्ण बजट जब पेश होगा उसमें प्रस्तुत करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जिस डायरेक्शन में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पिछले कई सालों में आगे बढ़ा है, अंतरिम बजट के अंदर में भी उसको एक स्ट्रांग पुश की तरफ आगे बढ़ाया गया है। और जैसे हम लोकसभा चुनाव के बाद में
नए बजट, पूर्ण बजट की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो मेरा पूरा विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और बहुत तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बुनियादी ढांचा है जो विकसित भारत को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल मनोज जी, आपसे इसी दिशा में जानना चाहेंगे। जिस तरह से आपने कहा है कि ये सोच को दिखाता है कि किस तेज गति से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है वो हो रहा है, और वो केवल एक जगह पर नहीं, देश के सभी हिस्सों को, पूर्वोत्तर जो कि विकास से पिछड़ा हुआ था, उस पर खास फोकस किया गया है, और भी इस तरह से। तो किस तरह से ये एक समावेशी सोच को भी दिखाता है, समावेशी विकास को भी दिखाता है, और इससे, इस डेवलपमेंट से जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के क्षेत्र हैं, उनमें कितना अलग से एक दिखाई देगा, आप अगर हम उसकी विकास की बात करते हैं, या वहां पर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, या वहां पर रोजगार के अन्य साधनों की भी बात करते हैं। जैसा कि वित्त मंत्री जी ने बिल्कुल क्लियरली बताया कि विकसित भारत जो होगा ये पूरी तरह से हार्मोनी के साथ होगा। इट विल बी इंक्लूसिव और सस्टेनेबल, सबको शामिल करते हुए एक सस्टेनेबल फोकस की तरफ आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए जैसे कि बताया कि हम लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं, हम किस तरीके से लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी को जब इम्प्रूव करेंगे तो हमारा डोमेस्टिक प्राइसेस कंट्रोल में होगी, हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। तो लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और गति शक्ति जो बजट में भी वित्त मंत्री जी ने बताया कि पीएम गति शक्ति, जो अपने आप में जो सबके बीच में समावेश बना के, सिनर्जी बना के, सामंजस्य बना के काम करने की योजनाएं हैं। ये सिर्फ योजना ही नहीं है, ये एक काम करने का तरीका है, ये एक आत्मा है जिसमें किस तरह से हम लोग मिलके काम करें ताकि हम लोग सारे प्रोजेक्ट्स को कॉस्ट ओवररन्स को बचा सके, शेड्यूल ओवररन्स को बचा सके, और हम सब चीज़ें जो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं वो इस तरह से सामंजस्य बिठा के टाइम पे पूरा कर सके। तो ये जो पूरा बजट आपने बताया है कि भारत के डिफरेंट सेक्टर्स को, इस सेक्टर्स में जो वित्त मंत्री जी ने ये भी बताया है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्लियरली भी बताया है कि ये गरीबों पे फोकस्ड है, ये युवाओं पे फोकस्ड है, ये अन्नदाता पे फोकस्ड है, ये नारी शक्ति पे फोकस्ड है। तो सारे वर्ग जो भारत की अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाने वाले हैं, जो भारत की मूलभूत एक तरह से ढांचे हैं, उन सब की तरफ काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। पोर्ट सेक्टर की तरफ, एयरपोर्ट सेक्टर की तरफ, रेलवे की तरफ, अगर आप देखें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, हर चीज के बारे में बहुत ही स्ट्रांग पुश इस अंतरिम बजट में देखने को मिलता है। स्ट्रांग पुश कह रहे हैं प्रोफेसर मनोज चौधरी। संदीप दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृषि मामलों के जानकार है संदीप दास जी। संदीप दास जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में पुश है, वो तो बार बार दिखता है, सरकार का एक बड़ा रोड मैप बड़ा क्लियर दिखता है, लेकिन ये भी बार बार कहा जाता है कि कृषि क्षेत्र को लेकर आरोप विपक्ष खासकर लगाता है कि कृषि क्षेत्र को लेकर नजरअंदाज किया गया है। इस बार भी कृषि क्षेत्र को लेकर बहुत ज्यादा फोकस नहीं दिख रहा। आप क्या कहेंगे इन बिंदुओं पर? देखिए, सरकार का फोकस रहा है कि किसी पर्टिकुलरली कृषि और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के बारे में फोकस रहा है। आप कभी तमाम योजना देखिए, जो अभी आज का भी जो बजट का ऑयल सीड्स और डेयरी सेक्टर के बारे में बात किया जाए, क्योंकि ये जो सेक्टर है डेयरी और मत्स्य पालन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, तो उसका फास्टेस्ट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो सरकार का फोकस बहुत सालों से रहा है कि क्रॉप तो सेक्टर का हम फोकस करते ही हैं, जो क्रॉप सेक्टर है, एग्रीकल्चर क्रॉप, राइस, व्हीट। संदीप जी आपके वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है तकनीकी, मैं आपके पास आता हूँ, आपका वॉइस ठीक करवा के हम तुरंत लौटते हैं। लेकिन पहला कमेंट तब तक मैं प्रोफेसर राकेश मोहन जी आपसे ले लेता हूँ। आपका पहला कमेंट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार दिखा रही है कि उसकी किस तरह की योजनाएं हैं, लगातार एक जो कंटिन्यूटी दिख रही है, ये निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है कि भारत जो है एक बढ़िया निवेश डेस्टिनी लगातार बना रहेगा अगले कुछ सालों तक। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद यार। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है, ये खाली इंफ्रास्ट्रक्चर को ही प्रमोट नहीं करेगा। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये भारत की जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस है उसको बढ़ाएगा, क्योंकि हमारे जो उत्पाद है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर इसलिए कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाता क्योंकि कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स बाहर से बहुत ज़्यादा है। और लॉजिस्टिक्स में आप देखिए कि लगभग द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, एक कंसिस्टेंसी को बताता है कि 10 ट्रिलियन रुपीस का जो 10 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट पिछले बजट में किया गया और इस बार 11.1% बढ़ा के 11,11,111 करोड़ का जो किया गया, वो निश्चित रूप से कंसिस्टेंसी बताता है। इससे हमारे प्रोडक्ट न केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्ट्रांग होंगे, एक डोमेस्टिक फ्रंट पे जॉब क्रिएट करता है, दूसरा डोमेस्टिक
मार्केट की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, तो इसके रिपल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। उसके अलावा क्या है कि इन टफ टाइम्स इट विल आल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ द पीपल इन दिस कंट्री। तो ये एक इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और ये दूसरा सरकार के ऑप्टिमिज्म भी बताता है, ये भी बताता है कि आप देखिए कि पूरी दुनिया में जब इकोनॉमी में 3% की रेट से प्रोग्रेस हुई है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, हमारी लगभग 6.5-7% से हुई है। सो यू नो आवर रेट इज ऑलमोस्ट डबल्ड। और आप देखिए कि अगर इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलता रहा तो अगले 4-5 साल में भारत की सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका और यूरोपियन देशों से बेहतरीन हो जाएगा, अगर ये कंसिस्टेंसी चले। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक बजट जो है वो इलेक्शन के पास में था, तो लोगों को ऐसा लगता था थोड़ा मन लुभावन होगा, उसमें स्वॉप्स दिए जाएंगे, बट उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि सरकार जो है बहुत ही साधुवाद की पात्र है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑप्टिमिज्म रखी है और उसके अंदर न केवल उसमें कंसिस्टेंसी रखी है बल्कि उसको बढ़ाया। दूसरे ईज ऑफ बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम जो हुआ है वो ये है कि आप देखिए कि करोड़ों लोगों के छोटे छोटे इनकम टैक्स के जो सर्कुलर्स थे, उनकी रिकवरीज थी, वो सरकार ने एक ही झटके में छोटी सा माफ कर दी है। एंड द रिकवरी ऑफ दिस थिंग, इसके अंदर द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन वाज मच मोर देन द टोटल कलेक्शन। तो मुझे लगता है कि ये खाली सरकार का एक इंडिकेशन इंटेंट का देगा, लोगों की परेशानी कम करने के अलावा, कि द ईज ऑफ दैट थिंग। जो 90 दिन के अंदर जो पहले रिटर्न हुआ करता था वो 10 दिन के अंदर हो रहा है। मतलब आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो इट इज नॉट ओनली द बजट, the estimates and the budget provisions, but I think the implementation has been extremely effective. बिल्कुल राकेश जी, इस बारे में ये समझना बहुत अहम होगा जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये आम लोगों की आकांक्षाओं का बजट है, ये विकसित भारत के संकल्प का बजट है। ऐसे में जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें इन आकांक्षाओं के पूरा होने की झलक कैसे दिखाई देती है? इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रधानमंत्री जी ने या बजट के अंदर जो इंटेंशन में है ना, इन्होंने चार टारगेट ग्रुप रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट महिला, उसके अलावा गरीब, उसके बाद में देखिए अन्नदाता और युवा। क्योंकि ये 4 ग्रुप हैं, अगर इफ वी कैन एम्पावर देम, आई थिंक द होल कंट्री एंड द क्लास जिसपे हम करना चाहते हो टारगेट, सो इंटरवेंशन इज वेरी वेरी टारगेटेड। और इससे क्या है कि जो आप बता रही हैं ना, सशक्त भारत में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। महिलाओं का अगर आप देखिए कि उनका जो द पार्टिसिपेशन इन द एम्प्लॉयमेंट हैज कम टू 37%। अमेजिंग। और तो ये महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा। और अब के जो रिपब्लिक डे की आपने परेड देखी है, उसमें भारत ने दुनिया के सामने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि भारत की महिलाएं कोई भी काम कर सकती हैं। न केवल उन्होंने द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के कमांड्स को कमांड किया, उनको उसके अलावा सबसे बहुत ही आकर्षक चीज थी और सारी दुनिया में देखने वाली चीज थी कि वो मोटरसाइकिल के और एयरक्राफ्ट के स्टंट वगैरह जो थे, उसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो भारत ने ये बता दिया है कि कल्चरली रिच, डिस्पाइट ऑफ आवर कल्चरली रिच, और भारत की महिलाओं को दुनिया में किसी से कम ना समझे। आप देखिए कि भारत के अंदर महिला पायलट की संख्या अमेरिका और बहुत सारे यूरोपियन कंट्री से डबल टू ट्रिपल है। बिल्कुल। तो ये हमने डेमोन्स्ट्रेट दुनिया को कर दिया है। जबकि हमारे पड़ोसी देशों के अंदर, मतलब एक तो वेस्ट में हमारे पड़ोसी देश हैं 2-3 हैं, या ईस्ट में है जहां महिलाओं के ऊपर तरह तरह के रेस्ट्रिक्शन है। इंडियन वुमेन आर एज गुड एज इंडियन मेन आर, एंड दे आर नॉट ओनली गुड, दे आर कैपेबल, दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड। एंड लेट मी गिव माय कॉम्प्लीमेंट्स टू द फाइनेंस मिनिस्टर हरसेल्फ। चलिए शुभो जी, महिलाओं की जो है हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमेशा रहता है, खास करके भारत जैसे देश में जो एक विकसित देश है, क्योंकि उनकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो या तो काउंट नहीं होती, या काउंट होती तो बहुत लो थी। उस तरफ जो फोकस की बात जो राकेश जी कह रहे हैं, वो क्या अर्थव्यवस्था पर ओवरऑल इम्पैक्ट देता है आपको लगता है? और इस साल ही शुरुआत में सरकार ने अपना कंसर्न भी जाहिर किया है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। और ये सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि अगर 50% ऑफ द पॉपुलेशन, हम तो ऑब्वियसली महिला होंगी, तो लेकिन अगर पार्टिसिपेशन रेट कम है इकोनॉमी में, और वो किस तरीके से माना जा रहा है, यानी कि वो काम नहीं कर रहे हैं, बट सिंपली वो जो काम कर रहे हैं दैट इज़ नॉन काउंटेड। घर में जो काम कर रहे हैं, बाहर में जो
कठिन काम का परिश्रम कर रहे हैं, इसमें इसका बहुत बड़ा हिस्सा काउंट नहीं हो रहा है। और साथ में ये भी है कि उनके लिए जो प्रावधान होने चाहिए, बहुत सारे प्रावधान में कमी है। अभी आज का जो बजट है, निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया फाइनेंस मिनिस्टर जी ने, उसमें आयुष्मान भारत को उन्होंने एक्सपैंड किया है, आंगनवाड़ी सेंटर, आशाज के लिए। ये सारी जो इंश्योरेंस स्कीम्स हैं बहुत ज़रूरी है। ये हमारे ऑफ्टन हम लोग मिस कर जाते हैं कि भाई इसकी क्या प्राथमिकता है, इसकी क्या ज़रूरत है या इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि इनके लिए मेडिकल सपोर्ट होना जो कंसिस्टेंट बेसिस पे कम खर्चे में, ये एक बहुत बड़ा सरकार का एक जैसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तो मैं इसको बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप मानता हूँ। साथ में अभी जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत जो डेटा था, जो उसमें वित्त मंत्री जी ने बताया कि 70% हाउसेस महिलाओं के नाम से है, वो उनको आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ ले जाती है। तीसरी बात यह है कि अगर हम इनकम जो स्कीम्स हैं, उन सारी स्कीम्स में महिलाओं और बच्चों का, खासकर बच्चों का चिल्ड्रन वेलफेयर के जो स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स की तरफ अगर एलोकेशंस देखें तो वो एलोकेशन स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इन सभी चीज़ों से महिलाओं के ऊपर जो प्रेशर रहता है, वो प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। वो फिर अपने प्रोडक्टिव इकोनॉमी में आ सकते हैं। हम एक चीज़ की बात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और खासकर मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स की। और इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में जितनी खूबी से एक वुमेन वर्कर काम कर सकती है, उतना मेल वर्कर काम नहीं कर सकते। ये दुनिया भर में दिस हैज बीन सीन सेवरल टाइम्स। तो लेकिन उनके तादाद कैसे बढ़ेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हो रही है, क्लस्टर्स हो रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, उन सभी जगहों पे ज़्यादा वुमेन वर्कफोर्स कैसे आ सकते हैं अगर इन सारे स्टेप्स, जिसे कहते हैं बेसिक हेल्थ जो स्टेप्स हैं, बेसिक फाउंडेशनल सपोर्ट जो है, उनको अगर बढ़ाया ना जाए। और उन्हीं के बढ़ाने के लिए इसलिए जो स्कीम्स की बात कर रहे हैं सरकार, और जो कई सारे कर चुके हैं। फॉर इंस्टेंस मैं कहूँगा जैसे इवन स्कीम जैसे हर घर जल, इसको मैं एक बहुत सिग्निफिकेंट स्कीम मानता हूँ, क्योंकि वाटर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ में उज्ज्वला जो पहले से ही चल रहा है, इन सारी स्कीम्स का फिर से वही रुख बनता है कि वुमेन पार्टिसिपेशन रेट इकोनॉमी में बढ़ने में स्कोप देता है। हाँ, ताकि वो एक महिला जो है पानी के लिए दिन भर ना उलझी रहे, उसको गैस के लिए जो है चूल्हे के लिए लकड़ी ना बटोरने के लिए उसकी प्रोडक्टिविटी कहीं और उसकी बेहतर तरीके से प्रोडक्टिविटी हो। बिल्कुल। और केवल महिलाओं की समस्याएं ही नहीं, महिलाओं की भागीदारी और वुमेन लेड डेवलपमेंट पर जिस तरह से सरकार ने ध्यान दिया है, वो भी दिखाई देता है। हमारे साथ संदीप दास जी भी जुड़ चुके हैं इस वक्त। संदीप जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार ने जिन 4 क्षेत्रों पर खास तौर पर फोकस किया है, किसान उसमें से बेहद महत्वपूर्ण है। कृषि को देखते हुए, कृषि के विकास को देखते हुए और विकास में कृषि की भूमिका को देखते हुए, किस तरह से आप अंतरिम बजट में जो एक दिशा है वो देखते हैं? उनका दिशा है कि आपको जो थ्रस्ट ये है, देखिए जो पहले उनका जो पहला अनाउंसमेंट था कि एक ऑयल सीड्स है, अब इनका जो थ्रस्ट है ऑयल सीड्स और डेयरी डेवलपमेंट। आपको एक आंकड़ा बता दो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ आ रहा है, जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर, लाइफ स्टॉक सेक्टर, डेयरी, जो मछली पालन, इसमें आ रहा है। तो हमारे बजट में आप देखोगे बहुत सारे डिटेल में गया कि नया स्कीम लॉन्च हो रहा है कि जो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑयल सीड्स है, जैसे आपका मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, वो सब बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा अभी 60% इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। उसको कम किया जाए, उसका फायदा सीधा किसानों को पहुंचता है। और सबसे बड़े मत्स्य पालन देखिए, एक सनराइज सेक्टर है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है वो एलाइड सेक्टर में। उसके लिए भी 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट का टारगेट रखा गया है कि मछली, क्योंकि हमारा ये जो सीशोर है करीब 8000 किलोमीटर का है, बहुत सारे लाखों फार्मर्स डिपेंडेंट है। तो ये थ्रस्ट है कि फार्मर्स इनकम को कैसे बढ़ा जाए। क्रॉप फार्मर्स को तो पीएम किसान और अदर योजना जैसे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया गया है, उसको थ्रस्ट दिया गया है। और उसके अलावा जो डेयरी सेक्टर है, जो फिशरी सेक्टर है, जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है, उसको एलाइड सेक्टर बनाते हैं, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, उसमें बहुत सारा इनकम ज़्यादा है, तो उसको बहुत बड़ा ध्यान में रख के थ्रस्ट दिया गया है। ऑयल सीड्स का बात किया गया है, फिशरीज के बारे में बात किया गया है। तो और उन्होंने मार्केटिंग लिंकेज के बारे में जो बात किया गया, इनाम जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मंडी है, उनके बारे में जो बात किया, जैसे ग्रेजुअली जैसे करीब 1200 करीब मंडी ऑनबोर्ड हो चुके हैं, तो 3000 मंडी को अभी जल्दी अगले 1-2 साल में ऑनबोर्ड होना है। तो वो कैसे फार्मर्स खाली प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का भी
फोकस नहीं सरकार का, उसको मार्केट लिंकेज देना कैसा है, एलाइड सेक्टर में जैसे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जैसे, तो तमाम जो वैल्यू चेन एग्रीकल्चर का उसके बारे में फोकस है, वैल्यू चेन डेवलपमेंट के बारे में फोकस है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैसे हो सकता है फिशरीज हमारा, हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इज बहुत ज्यादा फास्टेस्ट ग्रो होता है, सबसे ज्यादा चावल हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, डिस्पाइट बैन हम लोग राइस एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा है, बट कैसे फिशरीज एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ तक का टारगेट रखा गया है। तो ये तमाम एक पूरा ढांचा जो है सिस्टम बनाया गया है टू बूस्ट फार्मर्स इनकम थ्रू वेरियस मेथड्स, मार्केट लिंकेज, एक्सपोर्ट ग्रोथ एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहा है, डेयरी डेवलपमेंट फंड के बारे में इन्होंने बोला कि डेयरी का प्रोसेसिंग कैसे बढ़ाया जाए, वो से एक तमाम एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर इसको बजट को दिशा देने की कोशिश किया गया जिससे फार्मर्स इनकम बढ़े एंड ऑल काइंड ऑफ फार्मर्स, जो क्रॉप करता है उसके लिए भी है, फिशरीज और एलाइड सेक्टर का फार्मर है उनके लिए भी बजट में काफी फोकस किया गया। चलिए ठीक है, तमाम चर्चाएं चलती रहेंगी इस बजट को लेकर। यहाँ पर एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया कर दूं बजट का लेकर, क्योंकि आज दिन की और बहुत बड़ी खबरें हैं, उन खबरों पर भी आएंगे। लेकिन फिलहाल जो है राकेश जी आपका भी, संदीप जी आपका भी, शुभमय जी और साथ साथ प्रोफेसर मनोज चौधरी जी, शुक्रिया आपका। और ब्रेक के बाद ये खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब रुक कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों का और बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से कोई राहत ना मिलने के बाद उनके अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश वाली खंडपीठ के सामने मामला रखा है, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को कल देर रात गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस बीच झारखंड में संयुक्त गठबंधन विधायक दल के नेता चंपाई सोरेन ने राज्य में नई सरकार गठन के संबंध में राज्यपाल को पत्र लिखा था, जिसके बाद राज्यपाल ने उन्हें मिलने के लिए 5:30 बजे का समय दिया है। और रांची में हमारे संवाददाता दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहा है इस बड़ी खबर पर अपडेट देने के लिए। तो 5 बजे का समय दिया गया है, क्या संकेत इस वक्त, अपडेट क्या है दिवाकर? देखिए, चूंकि कल
चंपई सोरेन की अगुवाई में विधायकों ने जाकर कि उनके नए विधायक दल के नेता चंपई सोरेन है, इन्होंने कल सरकार बनाने का दावा पेश किया था और गवर्नर हाउस के सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली थी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि वो इसका आकलन करेंगे और इसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही नए सरकार के गठन के लिए उन्हें न्योता देंगे। तो एक तरीके से उसी को इन लोगों ने एक तरीके से पुख्ता करने के लिए आज फिर से गवर्नर से समय मांगा था। तो हालांकि इन लोगों ने समय गवर्नर से 3 बजे का मांगा था और एक चिट्ठी भी इन्होंने लिखी थी और ये चिट्ठी इन्होंने मीडिया को भी जारी की है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक दबाव बनाने की कोशिश भी कि आप जल्दी से जल्दी फैसला ले गवर्नर हाउस को, तो इसलिए ये प्रयास किया गया। हालांकि गवर्नर हाउस ने इनके जो एप्लीकेशन है उनको इन्होंने स्वीकार किया और इनको 5 बजे से 5:30 के बीच में मिलने का वक्त दिया है और उसमें इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप 4 से 5 विधायक के साथ ही आकर मिले। लेकिन मैं चूंकि अभी सर्किट हाउस के पास हूं और सर्किट हाउस पास से जब मैं निकल रहा था तो वहां पर यह कोशिश की गई है कि 2 बसों को तैयार रखा गया है और उसके बाद हो सकता है कि सारे विधायक, जिस तरीके से कल सारे विधायकों को लेकर राजभवन ले जाया गया था लेकिन उनको वहां गेट से अंदर जाने के बाद फिर से वापस लौटा दिया गया था कि हम सिर्फ 4 या 5 लोगों से ही गवर्नर साहब मिलेंगे। तो इस तरह की चीजें कल हुई थी और आज भी लगता है वैसे ही होगी, लेकिन एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन और विधायकों की परेड कराने की कोशिश जो हम कह सकते हैं वो महागठबंधन की ओर से हो रही है और इसको लेकर इन्होंने सर्किट हाउस को तैयारियां की है। और अब ये देखने वाली बात है कि जब 5 बजे गवर्नर हाउस ये लोग मूव करेंगे चंपई सोरेन की अगुवाई में, तो सारे विधायकों को ले जाएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी। लेकिन ये इंडिकेशन साफ तौर से राजभवन से आया है कि आप जो 4 और 5 जो आपके महागठबंधन के जो विधायक दल के दूसरे नेता जो है वो सभी मिलकर आप आइए और मिलिए गवर्नर से, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों को लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर तैयारी है तो देखते हैं और उस हिसाब से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वो पूरे रास्ते सर्किट हाउस से लेकर जो राजभवन का रास्ता है उसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। और साथ ही साथ एक दूसरा अपडेट ये भी है अशोक जी कि हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय से लेकर कोर्ट लाया गया है और वहां पर ईडी कार्यालय की ओर से हेमंत सोरेन के 10 दिनों के रिमांड मांगे जाने की संभावना है और उस पर इस वक्त जीरा चल रहा है, दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें चल रही है। तो ये एक ताजा अपडेट फिलहाल ये आ रहा है जी। भी फ्लाई कराने की जो योजना थी फिलहाल क्या उसको होल्ड पे डाल दिया गया? नहीं, होल्ड पे हम नहीं कह सकते कि क्योंकि चूंकि झारखंड में आप देख रहे हैं कि मौसम मेरे पीछे भी कि दिन में ही लग रहा है अंधेरा जैसा आलम हो गया है। तो एक तरीके से मौसम बहुत खराब है, सुबह से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो इस वजह से जो वो गतिविधियां हैं क्योंकि चार्टर्ड प्लेन दिल्ली से आनी थी वो अभी यहाँ पर लैंड नहीं हो सकी है। तो इस लिहाज से जो वो इंतजाम है उसको हम लोग होल्ड नहीं कर सकते। मौसम जैसे ही अनुकूल होगा तो मुझे लगता है क्योंकि इनको इस बात का भी डर सता रहा है कि उनके कुनबे में कहीं ना कहीं फूट की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है और विधायकों को बाहर ले जाने की जो संभावनाएं बन रही है उसे अभी भी बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। और उसके पहले ये एक जो रणनीति है, ये जो एक विधायकों को लेकर परेड कराने की कोशिश है, गवर्नर से मिलने की कोशिश है, उसके पहले का एक्सरसाइज जिसे हम मान सकते हैं जी। दिवाकर, इसी बीच ये भी जानना अहम होगा कि जिस तरह से आप इस फूट को बता रहे हैं कि फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, इसका क्या असर दिखाई देता है और तमाम गहमा गहमी के बीच में क्या कुछ विकल्प हेमंत सोरेन के सामने दिखाई देता है? कोई राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि हेमंत सोरेन कल गिरफ्तारी के बाद से उन्होंने अपना एक कॉन्फिडेंस और चेहरे से ये दिखाने की कोशिश की थी कि कोई फर्क उनके ऊपर नहीं पड़ता है। उसके बाद उन्होंने एक कविता भी ट्वीट किया था, लेकिन जो हम कह सकते हैं एक दिखावे और उसके अंदर की जो तस्वीर होती है वो थोड़ी अलग इसलिए है क्योंकि उनके परिवार में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर जब कल्पना सोरेन का नाम सामने आ रहा था, हेमंत सोरेन की पत्नी का, तो वो चीजें जो हम कह सकते हैं सहमति बनती नहीं दिखी थी। उसके बाद ही चंपई सोरेन को इन लोगों ने आगे किया। तो अभी भी परिवार में सहमति की स्थिति नहीं है क्योंकि सीता सोरेन का लगातार ये कहना था, जो हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी है, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अगर हेमंत सोरेन के बाद कोई अगला मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा से होगा तो वो सीता सोरेन होगी। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी नाराजगी उनके मन में निश्चित तौर पर होगी। वसंत सोरेन अलग ही ख्याली पुलाव पका रहे हुए कि अब हेमंत सोरेन चूंकि जेल जा रहे हैं तो अगला किसी की बारी होगी सीएम बनने की तो वो बनेंगे। तो ये जो स्थितियां बनी थी वो फिलहाल नकार दी गई है और वो चीजें सामने खुलकर नहीं आई है। लेकिन ये जो स्थिति है इसका डर निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन को भी सता रहा होगा कि परिवार में पहले किस तरीके से सहमति बनाया जाए, तभी जो वो घर है वो आगे जो स्थिति है, महागठबंधन की जो स्थिति है, हालांकि अभी ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि महागठबंधन का जो कुनबा है वो एक साथ है, कांग्रेस, आरजेडी और जो दूसरे विधायक है वो सबों ने एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन में कल ये दिखाने की कोशिश की थी कि सभी हेमंत सोरेन के साथ है। लेकिन ये स्थिति फिलहाल जो है वो क्योंकि सुबह कल
शाम में जब विधायकों को सर्किट हाउस ले जाया गया था तो सारे विधायकों को वहां पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कैद की स्थिति है। सर्किट हाउस का दरवाजा उसके बाद से नहीं खुला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डर, संशय और जो एक असमंजस की स्थिति है वो महागठबंधन में बनी हुई है। जी, डर बना हुआ है, महागठबंधन में बना हुआ है, परिवार में बना हुआ है। ऐसे में कब तक जो है अपने पूरे कुनबे को एक साथ रख पाते हैं, हेमंत सोरेन का परिवार कब तक रख पाता है, और महागठबंधन ने देखना दिलचस्प रहेगा। हम लौटेंगे आपके पास, लगातार अपडेट वहां से जो चल रही है दिवाकर, तमाम बड़ी खबरें वहां से आपके पास अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद और आज की जो बड़ी खबरें उन पर भी लौटेंगे। काशी से भी जो ज्ञानव्यापी में जो हलचल है उसके बारे में भी बताएंगे इस ब्रेक के बाद। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC, क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC, यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC, टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लमलेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। Startup advisory and support, SBI Startup Branch पे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब रुख करेंगे एक और अहम खबर का। ज्ञानवापी मामले में एक तहखाने में पूजा की इजाज़त के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। चीफ जस्टिस ने दस्तावेज देखने के बाद मुस्लिम पक्ष से हाई कोर्ट जाने को कहा है। इससे पहले वाराणसी अदालत के ज्ञानवापी में व्यास का तहखाना खोलने के आदेश के बाद पूजा अर्चना शुरू हो गई। आज यहां तड़के ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। वाराणसी में अदालत के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कोर्ट के आदेश पर खुशी जताते हुए लोगों ने कहा कि उनकी सालों की प्रतीक्षा का अंत हुआ है। ये निर्णय काफी भावुक करने वाला है। मंदिर खुला, अच्छा लगा, दर्शन हुआ आज जी नंदी भगवान का। अंदर का माहौल बहुत अच्छा है इस समय। हर हर महादेव का नारा है, बाबा एक सहारा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पूरी रात हम लोग वहीं बैठे थे और वो जाली उली कट रहा है वहाँ पे, बाबा एकदम समझ लो दर्शन मिल रहा है। वहीं ज्ञानवापी मामले में मंदिर पक्ष के पैरोकार सोहनलाल आर्य ने भी कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। आज का दिन बहुत गौरवान्वित क्षण लग रहा है। हम रोम रोम पुलकित हो गया है जैसे ही बाबा का दर्शन किए। हमको लगता है कि जो माननीय कल का फैसला जो माननीय डॉक्टर ए के विश्वेश जी ने दिया था कि जो है ये जैसे फैसला दिया वह फैसला हमको अभूतपूर्व लगा। उन्होंने आदेशित किया था विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट तत्काल जो है इसको जो है जो व्यास जी का तहखाना है उसको खोले और जनता के लिए उसको रास्ता मुहैया करे।
वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर छिड़ा विवाद अब सुलझने की दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानव्यापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत दी है। इस तहखाने में व्यास परिवार के सदस्यों द्वारा 1993 से पहले तक पूजा की जाती थी। 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने इसे बंद करवा दिया था। तब से व्यास परिवार के सदस्यों द्वारा इसे दोबारा शुरू करवाने की मांग थी। इस फैसले का स्वागत करते हुए व्यास परिवार के जितेंद्र नाथ व्यास ने खुशी जताई है। हम लोगों को आज जो है बहुत खुशी हो रही है कि हमको जो फिर से अपने जो है पूजा करने का उस स्थान पर हमारे तहखाने में अपने अवसर मिला। ये बहुत खुशी की बात है। जब मंदिर है तो मूर्तियां तो रहेंगी ही, और फिर स्वयं भूलिंग का मतलब क्या होता है? जो अपने से प्रकट हुआ हो, है ना। तो अगर आप तोड़ भी देते हैं ऊपर से तो भी नीचे वो जो है उनको आकृति मिलेगी। स्वास्तिक बना हुआ है, कमल की आकृति बनी हुई है और बहुत सी मूर्तियों की है उसमें आकृति। ज्ञानव्यापी व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिलने पर भाजपा सांसद अशोक वाजपेयी ने इसे लोगों की भावना और आस्था की विजय बताया। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत ये पूजा व्यवस्था तत्कालीन सरकार ने बंद कराने का काम किया था। उसकी कोई भी लीगल स्टैंडर्ड लोकस स्टैंडाई नहीं थी। आज देखो जो लोगों की इच्छा थी कि वहां पर हम लोगों को गर्भगृह में जाकर के पूजा अर्चना का अवसर मिले, जो हमेशा से पूजा अर्चना वहां होती रही थी, पिछले 20 सालों से 25 सालों से बंद थी, तो उसको दोबारा प्रारंभ करने का निर्णय अदालत ने लिया। बड़ा समीचीन और बहुत आवश्यक है और मैं इसके लिए अदालत को भी बधाई देता हूं और तमाम और श्रद्धालुओं की जिनकी बहुत दिन की इच्छा थी कि वो जाकर के वहां पूजा अर्चना कर सके, वो पूरी होगी। और ज्ञानव्यापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने के अधिकार पर वाराणसी में लोगों ने खुशी जताई है। का सब कुछ अच्छा है। हम लोग रोज के रिविजन दर्शन वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज बाबा वो भी हम लोग हासिल कर चुके। हमारे जो इष्ट है, इतने दिनों से हम लोग को जो इंतजार था कि मतलब कि ये सब सॉल्व हो जाए मैटर और हम लोग उनके दर्शन कर पाएँ। मतलब इतने दिनों से दर्शन करते हुए भी मतलब ये था कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है, जो आज सब पूरा होते हुए दिख रहा है। सभी लोग यहाँ जितने लोग साथ में हैं, सभी लोग प्रतिदिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ मंदिर पर उपस्थित हो जाते हैं, बाबा का नित्य दर्शन करते हैं, इस पर दर्शन करते हैं और इच्छा प्रत्येक दिन यही रहती है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का दर्शन हो। उनके नीचे जो अभी कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से। और वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट।
पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। Startup Advisory and Support SBI Startup Branch पे। एक बार फिर आपका स्वागत है खबरों की दुनिया पर। और इस वक्त की जो बड़ी खबरें हम उन पर लगातार बने हुए हैं। इस बीच इंडी गठबंधन की सहयोगी पार्टियों TMC और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर खाई और गहरी होती जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य में कांग्रेस को एक भी सीट देने से साफ इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका देते हुए कहा कि हमने कांग्रेस को मालदा में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कांग्रेस ने उसे नहीं माना, इसलिए अब TMC कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देगी। ममता बनर्जी ने बातचीत भंग होने का दोष CPM को दिया। वही कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि पश्चिम बंगाल में सीटों के बंटवारे पर बातचीत फिलहाल रुकी हुई है। हालांकि ममता बनर्जी पहले ही अपने एक बयान में घोषणा कर चुकी है कि उनकी कांग्रेस पार्टी से कोई बातचीत नहीं हुई है और उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में हम अकेले ही लड़ेंगे। इस तरह के विपरीत बयानों से साफ लग रहा है कि देश के दूसरे हिस्सों समेत पश्चिम बंगाल में भी इंडी गठबंधन अब सिर्फ नाम के लिए रह गया है और यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि इंडी गठबंधन के नेता बातचीत के जरिए भी किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और अब अगली खबर, भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सुमित्रा ने सोमवार को सोमालिया के पूर्वी तट पर ईरानी ध्वज वाले जहाज अल नईमी पर समुद्री डकैती के प्रयास को विफल करके 19 पाकिस्तानी नागरिकों को सफलतापूर्वक बचाया। भारतीय नौसेना ने सोमाली समुद्री डाकुओं के खिलाफ अभियान का वीडियो जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि नौसेना ने कैसे जहाज के चालक दल के सदस्यों को बचाया और सोमाली डाकुओं को हिरासत में ले लिया। भारतीय नौसेना के इस अभियान के लिए पाकिस्तानी और ईरानी क्रू भारतीय नौसेना का आभार ईरानी क्रू ने जताया है। सोमाली समुद्री डाकुओं से बचाने के लिए पाकिस्तानी और ईरानी क्रू ने भारतीय नौसेना को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए वीडियो में पाकिस्तानी और ईरानी दल के एक सदस्य ने बताया कि कैसे सोमाली समुद्री लुटेरों ने पकड़ लिया था और तभी भारतीय नौसेना वहां आ गई, जिन्हें देखकर सोमाली समुद्री डाकू डर के मारे उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और जान बचाने के लिए पाकिस्तानी और ईरानी दल ने भारतीय नौसेना को अपना आभार जताया है। और इस बीच भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इन्होंने 4 लड़कियों को और भी पकड़ा था। ये लोग अभी नेवी कुत्ते का सारा हथियार डाल दिया, सरेंडर किया। कितने दिन से भागने 12 दिनों से हमको हाईजैक किया। ये लोग नेवी को देख के भागने की कोशिश की, नेवी वालों ने लोगों को पकड़ा कर इन लोगों ने हथियार सब फेंक दिया अपना। लोग आप लोग को सुबह से पकड़ा है, सुबह से हमारा लोग को पकड़ा है, ईरानी लोग को पकड़ ही दिया और उसका हाथ था। तो दोपहर इंडिया का नेवी आया, वो सोमाली उसको देखा, फिर वो सोमाली डर गया, फिर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान का उद्घाटन किया। कल से 31 जनवरी तक इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस बार अमृत उद्यान की एंट्री बिल्कुल निःशुल्क है। अमृत उद्यान प्रतिदिन लोगों के लिए 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। और अब आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं।
मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं? SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। इंटरिम बजट पेश किया गया और बजट को लेकर जो तमाम चीज़ें हम उस पर लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं। देश और दुनिया की और भी तमाम बड़ी खबरें हैं और कुछ बड़ी चीज़ों का हम इंतजार भी कर रहे हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कई सारी आएंगी और बजट को लेकर सरकार की तरफ से भी कुछ प्रतिक्रियाएं आएंगी, कुछ सवाल जवाब भी आएंगे, उन सब पर हम बने रहेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ अश्विनी महाजन जी स्टूडियो में मौजूद है, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर हैं। अश्विनी जी, आपकी पहली टिप्पणी इस पूरे बजट को लेकर आप क्या कहेंगे? इंटरिम बजट है, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष लग रहा है कि बहुत उम्मीदें कर रहा था। विपक्ष को लग रहा है इस बजट में कुछ है ही नहीं। देखिए, इंटरिम बजट होने के कारण एक ऐसी अपेक्षा हो रही थी कि चूँकि ये चुनावी साल का भी बजट है, इसलिए 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अरे क्या तो अंतरिम बजट जो है विकसित भारत के संकल्प का बजट, और इसमें दिखाया गया है सरकार की सोच को किस तरह से एक समावेशी, एक सर्वस्पर्शी बजट जो है उस सोच के साथ ये लाया गया है। और उसी पर ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। महाजन जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर ख़ास तौर से फोकस किया गया है और उसमें जो दायरा है वो भी बढ़ाया गया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और जो ये सरकार का एक संकल्प है उसको कैसे एक दिशा देता हुआ दिखाई देता है? देखिए, ये जो अंतरिम बजट होने के कारण इसकी कुछ सीमाएं थी। एक राजकोषीय एक सीमा रहती है कि हम अगले 4 महीने के लिए ये अंतरिम बजट ला रहे हैं, क्योंकि फुल फ्लेजेड बजट जो है चुनाव के बाद ही हो पाएगा। ऐसे में ऐसी अपेक्षा भी कर रहे थे कि चूँकि ये चुनावी साल का बजट है तो इसलिए ज़्यादा कुछ घोषणाएं हो जाएंगी, कुछ लोक लुभावन चीज़ें आएंगी। लेकिन उन सब के विपरीत सरकार ने इस बजट को, इस बजट अभिभाषण को, इसको इस्तेमाल किया है कि अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने लाने के लिए, और साथ ही साथ एक संयम बरतते हुए इस बजट में किसी भी प्रकार की लोक लुभावन नीतियों का कोई जिक्र नहीं है। और उसके साथ ही साथ जो सरकार की अभी तक की जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देने का, गरीब कल्याण योजना को आगे बढ़ाने का, गरीबों के लिए घर बनाने का, अन्य अन्य प्रकार से गरीबों के लिए जो है सुविधाएं देने का, उस सब का यहाँ पर जिक्र बजट में दिखाई दिया। 11 लाख करोड़ रुपया इस बार उससे भी अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो एक वास्तव में एक बहुत बड़ी राशि है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारें खर्च बढ़ाती हैं और साथ ही कर्ज भी बढ़ाती हैं। लेकिन इस बार के बजट में खास बात यह है कि पिछले साल से कम कर्ज लिया जाएगा। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि हमेशा खर्च बढ़ेगा बजट, लेकिन जो है कर्ज नहीं बढ़ेगा। कर्ज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब आप ये देखिए कि बार बार विपक्षी दलों के द्वारा ये कहा जाता रहा कि देश पर कर्ज बहुत बढ़ गया है। वास्तव में आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जब 2014 में इस देश में जो सरकार के ऊपर जो कर्ज था वो लगभग 50, जो केंद्र सरकार का बजट था वो 58-59% का था, जो घटता गया और 48% तक आ गया। और बाद में कोविड-19 आने के बाद उसमें एकदम से वृद्धि हुई और 61% पर आ गया जीडीपी के अनुपात के रूप में। और जो आईएमएफ की बार बार बात की जाती है कि आईएमएफ ने कहा है कि इतना कर्ज बढ़ गया है भारत पर, वो कर्ज भारत सरकार पर नहीं बढ़ा है, वो कर्ज राज्य सरकारों पर कर्ज बढ़ने के कारण हुआ है।
केंद्र सरकार का जो कर्ज है 61 के बाद 61% एक बार कोविड-19 में पहुंचने के बाद फिर 58%, फिर 56% और इस बार ये 55% के करीब 55% के करीब आने वाला है। लेकिन जिस प्रकार से जिसको हम कहें कि एक अनियंत्रित तरीके से फ्री बीज देते हुए इस प्रकार की जो नीतियां राज्य सरकारों के द्वारा अपनाई जा रही हैं, उसके कारण देश पर एक बहुत भारी कर्ज, क्योंकि सरकारी कर्ज को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के कर्जों को मिलाकर के किया जाता है। केंद्र सरकार अपना पक्ष पूरा कर रही है। इस बार उन्होंने कर्ज को 14 लाख करोड़ रुपया और निवल कर्ज जिसको नेट बोरोइंग कहते हैं उसको 11 लाख कुछ करोड़ पर लेकर के आए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आप ये देखिए लोग ये भी बात पूछी जा रही है कि महंगाई के लिए सरकार क्या कर रही है। महंगाई के लिए सरकार यही काम कर सकती है कि अपने कर्ज पर और अपने फिस्कल डेफिसिट पर, जिसको फिस्कल प्रूडेंस कहते हैं, कि फिस्कल प्रूडेंस का वो एक उदाहरण प्रस्तुत करें। और वो काम करने में सरकार ने किया है कि पिछले साल जो अपेक्षा की गई थी कि 2023-24 के बजट में कि हम 5.9% ऑफ द जीडीपी उसको हम फिस्कल डेफिसिट रखेंगे, उससे भी कहीं कम इस समय 5.8% आया है। मुझे लगता है कि फाइनल फिगर्स आने तक ये 5.7% तक आ सकता है। लेकिन अश्विनी जी, इसमें एक पक्ष जो है चिंता का, जिसे आपने अब बताया राज्यों का और आपने केंद्र सरकार की बात करी, ये जो फ्री बीज की पॉलिटिक्स है वो तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। देखिए, अगर इसका असर यहाँ पर भी केंद्र सरकार पर भी होता तो शायद इसमें कुछ और बड़े ऐलान होते, लेकिन केंद्र सरकार ने दिखाया कि नहीं, वो अनुशासन में, वित्तीय अनुशासन में भरोसा करती है। लेकिन राज्यों में जो होड़ मची है, आखिर इसको बैलेंस कैसे करेंगे? क्योंकि एक तरफ राज्यों का बढ़ता जाएगा कर्ज और केंद्र जो है उसको जो है संतुलित करने की कोशिश करेगी, तो ये बैलेंस कहाँ पर, हम ठहरेंगे कहाँ इसको लेकर? देखिए, इसको लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि हमारी विधायिका से ज़्यादा हमारी न्यायपालिका का इसमें रोल हो सकता है। और न्यायपालिका के साथ साथ जो नया वित्त आयोग बना है उसको भी इसमें कुछ काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ एक विषय के ऊपर, क्योंकि सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा जो घाटे की कारण बना है, जो वहाँ के कर्ज का कारण बन रहा है, वो है फ्री बिजली का। केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में एक नया आयाम दिया है, एक नई दिशा दी है कि हाँ, हम बिजली मुफ्त कर सकते हैं, लेकिन वो मुफ्त बिजली करने के लिए हम आपको सोलर लगाने में मदद करेंगे। अगर ऐसे में सरकार अपनी मदद से, यानी कुछ सब्सिडी दे करके सोलर, रूफटॉप सोलर लगाती है और उसके कारण जो बिजली पैदा होती है और वो मुफ्त बिजली लोगों को दी जाती है, तो वो मुफ्त बिजली भी होगी और केवल एक बार के खर्च के बाद 25-30 साल तक लगातार वो मुफ्त बिजली मिलेगी। और एक तरफ हम जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है और उसके कारण जिस प्रकार का डिसिप्लिन हमें दिखाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाना चाहिए, वो भी हम दिखा पाएंगे। क्लाइमेट चेंज की समस्या का भी हम समाधान कर पाएंगे। और जो इस समय राज्यों में जिस प्रकार की अनुशासनहीनता चल रही है, उनको भी एक दिशा मिलेगी कि अब ये बिजली फ्री नहीं होगी, ये बिजली उत्पादन करके फ्री हो जाएगी, इस तरह की। तो ये एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बार बार हम इसका जिक्र कर रहे हैं कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सौर योजना जिसकी ऐलान किया था, और उसी में जो है ये कहा गया कि 1 करोड़ जो मकान है, परिवार है, उनको सोलर रूफटॉप दिए जाएंगे और उससे एक परिवार का 15 से 17 हज़ार साल की बचत होगी, उसको निःशुल्क बिजली मिलेगी। तो ये एक जो बिजली को लेकर जो एक राजनीति है, उसको लेकर सरकार का एक बड़ा, एक कह सकते हैं दूरदृष्टि योजना है। इस पर चर्चा जारी रहेगी और भी जो अहम विषय है बजट को लेकर, उन पर भी चर्चा करेंगे। अश्विनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। Startup advisory and support SBI Startup Branch पे।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं अंतरिम बजट में सरकार की सोच की, और उस सोच से विकास की जो परिकल्पना सच साबित होने जा रही है उसकी। हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं। महाजन जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि किस तरह से जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल, कैपेसिटी बिल्डिंग करना और उसका जो लाभ है वो पहुंचाना, नवाचार तो है ही, किस तरह की हमारी क्षमताएं हैं, किस तरह की तकनीक हमारे पास है, विश्व ने उसका लोहा माना है और उसका लाभ भी उठाया जा रहा है। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप बात कर रहे थे राजकोषीय घाटे की, जो 2024-25 में है, जीडीपी का 5.1 रहने का अनुमान जताया गया है, तो ये जो है इसको आप किस तरह से देखते हैं, ये जो आंकड़ा आया है, और इसके पीछे जो सरकार की नीतियां हैं इसको कंट्रोल करने में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें रहीं जो महत्वपूर्ण साबित हुई? देखिए, कोविड-19 के बाद सरकार की खर्च करने की जो ज़रूरतें थी वो बढ़ गई थी और इसके कारण लगातार राजकोषीय घाटा ऊंचे स्तर पर बना हुआ था और सरकार अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना बहुत ज़रूरी था। आप देखिए कि नेगेटिव ग्रोथ हो जाने के बाद दोबारा से उद्योगों को खड़ा करना, लोगों को खड़ा करना, लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अन्य प्रकार के जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको जारी रखना, उसके लिए सरकार को खर्च करने की ज़रूरत थी। लेकिन सरकार ने लगातार फिस्कल प्रूडेंस का अपना डिपिक्ट किया है, उन्होंने दिखाया है और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 6.1% तक 61% तक हमारा जीडीपी में डेट का हिस्सा हो गया था, जो घटते घटते अब 55-56% पर आ गया है। इस साल के बजट में जैसे कि आपने बताया कि 5.1% तक फिस्कल डेफिसिट लेकर के जाने की उम्मीद है और पिछले साल जो 5.9 था वो भी 5.7 to 5.8 हो सकता है। ऐसे में ये जो नियंत्रण है, जो अनुशासन है, वो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात आपने बताई कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है जी। देखिए, राज्यों में अगर कर्ज लिया जा रहा है और राज्यों को कर्जों के बीच में डुबोया जा रहा है तो वो फ्री बीज दे करके दिया जा रहा है। किसी को फ्री बिजली, फ्री पानी, किसी को कहीं मंगलसूत्र तो कहीं कुछ और। तो इस प्रकार की जो फ्री बीज की जो समस्या है उसके कारण हमारा देश जो है उसमें लगातार विदेशों से भी निवेश प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। हमारी रेटिंग, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज के द्वारा कम हो रही है क्योंकि हमारा कर्ज का जो अनुपात है राज्यों के कर्ज के कारण वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को दिखाया है, राज्य सरकारों को भी उसी प्रकार की प्रतिबद्धता को दिखाना होगा। दूसरी बात, जो खर्च करने का जो तरीका है वो ये है कि लोगों का वेलफेयर करना भी ज़रूरी है। गरीबी बहुत थी इस देश में, हमने इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को बहुत बड़ी मात्रा में मात्र 5 सालों में 14 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे लेकर के आए। वो उसका कारण